नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अब जगह जगह किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। किसानों ने करनाल में आज महापंचायत का ऐलान किया है। करनाल में महापंचायत को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। महापंचायत में लाखों की संख्या में किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस, सुरक्षा बलों और पैरामिलिट्री फोर्स अपनी अपनी जगह पर तैनात कर दिए गए हैं। अनाज मंडी और लघु सचिवालय पर हजारों की संख्या में जवान लगाए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरह लघु सचिवालय में एंट्री ना कर सके। जिला सचिवालय के घेराव की चेतावनी को लेकर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए। सचिवालय के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है और रैपिड एक्शन फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात है। करनाल में सोमवार रात 12 बजे से मंगलवार रात 11:49 तक इंटरनेट बंद रखा जाएगा। करनाल के अलावा जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत में भी इंटरनेट और एसएमएस की सेवा बंद रहेंगी। सुरक्षा बलों की कुल 40 कंपनियों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। करनाल में पूरी तरीके से धारा 144 लागू। शहर का लगभग पूरा हिस्सा सील है। पुलिस की तरफ से 18 नाके लगाए गए हैं। जीटी रोड से लघु सचिवालय तक आने वाले रास्ते और शहर से लघु सचिवालय तक पहुंचने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। रोडवेज बसों का संचालन और आवागमन कम कर दिया गया है। सोमवार रात से ही दर्जन भर बसों को उनके रूट पर नहीं भेजा जा रहा है। बसें कम आने से पब्लिक शहर में नहीं आ पाएगी और भीड़ से राहत मिलेगी। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक डाइवर्ट करने का प्लान तैयार किया है। हाईवे बंद होने पर जीटी रोड पर दिल्ली और चंडीगढ़ के ट्रैफिक को कुरुक्षेत्र से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि शहर वासियों से भी अपील है कि वो शहर में ही रहे। अगर जरूरी काम की वजह से लोगों को हाईवे पर आना पड़े और कहीं किसी वजह से ट्रैफिक रुका हुआ हो तो दूसरे रूट का इस्तेमाल करें। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी में आ रही अड़चनों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जल्द लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम और संबंधित अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि मंझावली के पास यमुना तट पर बनाए जा रहे पुल की भी डेडलाइन तय कर दी गई है। 15 फरवरी तक पुल का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। डीसी ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट से भी फरीदाबाद की कनेक्टिविटी पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। जल्द फरीदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है और मांग की है कि कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए, जिसे लेकर ठेकेदार का कहना है कि नगर निगम ने उसे 40 लोग रखने का अनुबंध किया है। अट्ठावन कर्मचारियों में से 15 कर्मचारियों को हटा देने के कारण प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सितंबर महीने के पहले सप्ताह में ही ठेकेदार को ठेका अलॉट कर दिया गया है। यमुनानगर में शुरू हुई भारी बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। बारिश इतनी तेजी से आई कि पानी लोगों के घरों में जा घुसा, जिसके चलते उनको काफी नुकसान हुआ है। जिले के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ने का भी खबर है। तेज हवाओं के चलते धान की फसल को लेकर के भारी तबाही देखने को मिली है। ऐसे में फसलों में कई फुट पानी भर गया है और फसलें जमीन पर बिछ गई हैं। करनाल में वकीलों की तरफ से वर्क सस्पेंड कर दिया गया है। वकीलों ने उपायुक्त और एसपी को शिकायत दी थी कि जिन पुलिस अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। दरअसल 21 अगस्त को हुए लाठीचार्ज में समर्थन करने गए वकीलों को भी लाठियां लगी थी, जिसके बाद से ही वकीलों में काफी ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम की खोरी के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए टाइमलाइन बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा है कि वो तोड़फोड़ से बेघर हुए लोगों को जल्द ही आवास प्रदान करे। अदालत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वो 8 हफ्ते का इंतजार न करें और आवेदन मिलते ही योग्य लोगों को आवास का प्रोविजनल आवंटन करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि सिर्फ योग्य लोगों को ही शेल्टर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। गुरुग्राम में नगर निगम एरिया में अवैध कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मनोहर लाल के आदेशों के बाद नगर निगम कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण को बिल्कुल पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम के तरफ से टीम भी गठित कर दी गई है। करीब 700 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मनोहर लाल ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद अधिकारियों को आदेश जारी किए थे। गुरुग्राम नगर निगम में कुल 4 जोन हैं और सभी जोन के जेटीओ को ये आदेश जारी किए गए हैं कि वो अपने इलाकों में अवैध निर्माण पर पूरी तरीके से निगरानी रखकर कार्रवाई करें। भिवानी के बवानी खेना में युवक के थाने में मौत के बाद परिजनों ने लघु सचिवालय के बाहर शव रखकर रोष जताया और कार्रवाई की मांग की। एसएसओ, महिला जांच अधिकारी और 2 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। रोहतक रेंज के आईजी ने सोनीपत के डीएसपी को भिवानी भेजा, जिसके बाद एक बार फिर से मामले में पूछताछ की जा रही है। युवक नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था। लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और थाने में लाई, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रादौर के पक्का घाट के पास पुलिस ने पश्चिमी यमुनानगर से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक व्यक्ति की उम्र 45 से 50 के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। गांव काजलू के युवक ने बताया कि वो अपने गांव के पास सैर कर रहा था, तभी उसने नहर में शव को देखा। युवक ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस ने गांव के युवकों की मदद से शव को रादौर के पक्का घाट के पास से बाहर निकाला। नूह में दुकान से लाखों के सामान चोरी करने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। मौके से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुनाहा में होटल नगीना रोड पर वेल्डिंग की दुकान में चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मामले की कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं चौकी प्रभारी ने बताया कि दुकानदार सुबह जब दुकान पहुंचा तो उसे ताले टूटे मिले। दुकान से वेल्डिंग मशीन सहित करीब 1 लाख का सामान गायब था, जिसके बाद उसे घटना की सूचना पुलिस को दी। टीम गठित कर मौके का मुआयना किया गया और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर-दबोच लिया गया, जिसमें से एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अध्यक्ष में पंचकुला डेवलपमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक हुई। पंचकुला में करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में पंचकुला में मेयर कुलभूषण गोयल, उपायुक्त डीसीपी समेत तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि तीसरी लहर के लिए अच्छी तरीके से तैयार हैं और इस तैयारी में गुरुग्राम, नूह और रेवाड़ी सबसे आगे है। अरोड़ा ने कहा कि दूसरी लहर के बाद काफी कुछ सीखने को मिला है। निजी अस्पतालों समेत सभी अस्पतालों में विस्तार क्षमता और आईसीयू के बेड बढ़ा दिए गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 44 के अपैरल हाउस में एक बैठक की गई, जिसमें तीनों जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने पर मंथन किया गया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। 290 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। 42,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,626 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 37 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अभी करीब 47,000 केसेज एक्टिव हैं।
केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 135 मरीजों की मौत हो गई है। केरल में अब 2 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 16 मरीज रिकवर हो गए हैं। दिल्ली में अब भी 367 केसेस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 28 मरीज रिकवर होकर घर पहुंचे हैं, तो प्रदेश में 617 केसेस एक्टिव हैं। प्रदेश में 25 लाख वैक्सीन लगाने वाला गुरुग्राम पहला जिला बन गया है। गुरुग्राम में 25 लाख से ज्यादा पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। नोडल ऑफिसर ने बताया कि 30 सितंबर तक सभी लोगों को पहली डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूरी है। नोडल ऑफिसर ने बताया कि गुरुग्राम के औद्योगिक इलाकों में भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं, जिनके लिए इंडस्ट्रियल इलाके में ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाए हैं। फरीदाबाद के पाली क्रशर जोन में काम करने वाले करीब 3000 प्रवासी मजदूरों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। वहीं कैंप में आने वाले प्रवासी मजदूरों का सबसे पहले कोरोना रैपिड टेस्ट किया जाएगा। सोनपत में मानसून सक्रिय होने से बरसात ने सब्जी मंडी में काम करने वाले मासाखोरों और आढ़तियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सब्जी मंडी में पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने की वजह से बरसात के दौरान मंडी में जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आढ़तियों और मासाखोरों की लाखों की सब्जियां खराब हो जाती हैं। आढ़तियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी ठीक न होने के कारण मंडी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से पानी घरों में घुस गया। पानी घरों में घुसने की वजह से मकान में दरार आ गई, जिससे मकानों को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। हरियाणा वन विभाग ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, जिसकी जमीन में 75 साल से ऊपर के पेड़ हैं, उनके मालिक को 2500 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। अंबाला वन विभाग ने अभी तक 56 ऐसे पेड़ों की पहचान कर रिपोर्ट हेड ऑफिस को भेज दी है। अभी भी लोग वन विभाग के पास ऐसे पेड़ों को लेकर आवेदन कर रहे हैं। हरियाणा में बुधवार से तीसरी सीरो सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और तीसरे सर्वे में बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। 6 साल से 17 साल के बच्चों का भी सर्वे होगा। बीती 27 अगस्त को अभिषेक ने अपनी मां, बहन, पिता और नानी को सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। 31 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर भेजा। आरोपी अभिषेक समलैंगिक है, जो अपना लिंग बदलकर अपने दोस्त से शादी करना चाहता था, जिसके लिए उससे 5 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन परिवार वालों ने नहीं दिए। इसके बाद नाराज अभिषेक ने क्राइम टीवी सीरियल देखकर परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। अब आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्रिकेट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिलेक्शन के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भानाफोड़ करते हुए वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी आशुतोष बोहरा, उसकी बहन चित्रा बोहरा और उसके साथी नवीन ने पालम विहार के रहने वाले अंशुल राज से योजनाबद्ध तरीके से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की टीम में सिलेक्शन के बहाने 9 लाख की ठगी की थी। शहर में खनौरी रोड पर बने पेट्रोल पंप के संचालक ने जहर निकलकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पेट्रोल पंप कंपनी के सेल्स ऑफिसर समेत 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि सेल्स ऑफिसर रिश्वत मांगता था, बार बार रिश्वत देकर वो परेशान हो गया था, जिसके बाद उसने कदम उठाया। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर सेल्स ऑफिसर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पानीपत में 1 एकड़ जमीन के लिए कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। शादी के बाद आरोपी से तलाक ले चुकी महिला के दबाव के कारण आरोपी अपने हिस्से की 1 एकड़ जमीन बेचना चाहता था, इसलिए मां ने उसे बेचने नहीं दी। इससे नाराज बेटे ने गला घोंटकर मां को मौत के घाट उतार दिया। वो भाई और उसके परिवार की भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी के भाई ने सेक्टर 13 और 17 पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में है। सिरसा के एंटी नारकोटिक्स सेल ने गश्त और चेकिंग के दौरान जमाल क्षेत्र में स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों से लाखों रुपए की 1 किलो 60 ग्राम अफीम सहित काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक्स सेल जिला प्रभारी सब इंस्पेक्टर दाताराम ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ नाथुसरी चौपटा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पकड़ी गई अफीम की बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। गरौना के भगवती चंद्र मेमोरियल अस्पताल में दवाई लेने के लिए आई महिला को 3 शातिर ठगों ने अपना निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि तीनों ने कुछ नशीला पदार्थ महिला को सुंघाया, जिसके बाद तीनों शातिर उसके गले की चेन, अंगूठी और कान के टॉप्स लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में इन तीनों शातिरों को साफ देखा जा सकता है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग में बेलदार की पिटाई का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने गेट पर मीटिंग कर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले में एसडीओ सहित 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरीदाबाद में गलतफहमी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 2 पक्षों में लाठी डंडे और लात घूंसे जमकर चले। दूसरे पक्ष ने बुराई समझकर हमला किया। झगड़े के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी है। चरखी दादरी के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि नहर से बधावना गांव में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन लगी हुई है। इसी पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से पानी घरों में घुस गया है, जिससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी घरों में घुसने की वजह से मकान में भी दरारें आ गई हैं, जिससे मकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। सोनीपत में सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सड़क निर्माण होने की आस लगाए बैठे मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानसून की वजह से काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मौसम साफ होते ही जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम पूरा कर दिया जाएगा। इस दौरान देवेडू रोड से लेकर करीब 3 से 4 किलोमीटर तक मुरथल रोड को उखाड़ दिया गया है। ऐसे में मुरथल रोड पर काम करने वाले दुकानदारों की समस्याएं बढ़ गई हैं। गुरुग्राम में मानेसर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने इलाके में अपराध के साथ खस्ता हाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी उठाई है। एसएचओ ने अपनी टीम के साथ गड्ढे भरने का काम किया। इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कोरोना काल के दौरान मानेसर पुलिस स्टेशन ने लोगों की मदद की थी। महीने भर से ज्यादा समय हो गया है लगातार थाने में कम्युनिटी किचन चला। हरियाणा सरकार खेल पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने ये जानकारी दी। सरकार सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म कर सकती है। विभाग ने चीफ सेक्रेटरी को प्रपोजल भेजा है। 2500 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के बाद ये फैसला लिया गया। पॉलिसी में बदलाव की मुख्य वजह पद का नाम माना जा रहा है। ओलंपियन को भी सीनियर कोच और बाकी खिलाड़ियों को भी कोच या जूनियर कोच का पोस्ट मिल रही है। इन दोनों नामों में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मेडल के मुताबिक पद और पदनाम दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआती चर्चा की जा रही है। पैरालंपिक के खिलाड़ी टोक्यो से वापस आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के सिंहराज धाना शूटिंग में रजत पदक जीतकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने अपना श्रेय पूरे देश की जनता को दिया है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेलो हरियाणा यूथ गेम्स में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
जिला खेल अधिकारी मेरी मसीह ने बताया कि तैराकी खेल में पलवल जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप में लगभग 18 से 20 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इसमें मेन फाइट फरीदाबाद के खेड़ी गांव के सागर नरवत ने जीत ली और देश का नाम बढ़ाया। इस उपलब्धि पर सागर नरवत के परिवार ने खुशी का माहौल है। पूरे देश से आई बधाई संदेश भी आ रहे हैं। सागर के माता पिता खासा खुश नजर आ रहे हैं और कहा कि हमारे बेटे ने देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना में टीचर्स ने चुनौतियों का समाधान किया है, लेकिन अब टीचर्स के पास अपनी क्षमताएं आगे बढ़ाने का अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षक पर्व के अवसर पर नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है। ये इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है, तो इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे आधुनिक और भविष्य की नीति भी है। इसलिए कुछ समय पहले से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक निर्णय ले रहा है। रोहतक के गड़ी बोहर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया है। हादसे में इलाज के दौरान एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। गड़ी बोहर की झुग्गी बस्ती में महिलाएं खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से गैस लीक हो गई, जिससे सिलेंडर ने आग पकड़ ली। जब तक परिवार के लोग आग पर काबू पाते, सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर अर्बन स्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हरा दिया। ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम को ओवल में टेस्ट मैच जीतने के लिए 50 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। उनसे इससे पहले 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में मैच जीता था।